मैं दोनों टांगों से मोहताज थी। मेरे पति गूंगी नौकरानी लाए। मैंने पूछा तो कहने लगे नौकरानी बाहर जाकर किसी को बता तो नहीं पाएगी कि तुम मोहताज हो। इस तरह मेरी तौहीन भी नहीं होगी। अजीब बात यह थी कि रात को नौकरानी के कमरे से रोने की आवाज़ आती। एक रात मैंने मोबाइल को ऑन करके नौकरानी वाले कमरे में रख दिया। अगले दिन मैंने वीडियो देखी तो मेरी जान निकल गई। मैं अपनी व्हील चेयर को तेज़ी से चला रही थी। खौफ के मारे मुझे पसीने आ रहे थे। मुझे मुसलसल ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे है। उस वक्त मेरे साथ कोई भी नहीं था, और अगर मैं इस नामालूम शख्स के साथ चल जाती तो जो मेरा इंतज़ार कर रहा था तो जाने क्या होता। पिछले दिन से मैं नोट कर रही थी कि जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ कोई मेरे पीछे होता है। शुरू शुरू में तो मुझे अपना वहम लगा कि शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ, मगर फिर ये वहम यकीन में बदलने लगा। मुझे एहसास होने लगा कि वाकई ऐसा ही था और कोई सच में मेरे पीछे था। मैंने उसी वजह से घर से निकलना बंद कर दिया था। अपने पति को बताना चाहती थी, मगर बताया इसलिए नहीं कि वह पहले ही अपने काम के सिलसिले में परेशान रहता था और वह इस वक्त शहर में था भी नहीं। अब मैं घर से बाहर हरगिज़ नहीं निकलती थी। मुझे अपनी नौकरानी पर बहुत शक हो रहा था और मैं चाहती थी कि देखूं तो सही कि मेरी नौकरानी आखिर क्या करती फिर रही है। सुबह जब वह मुझसे छुट्टी लेकर घर से निकली थी तो मैंने गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को कहा था कि उसका पीछा करो। नौकरानी एक तंग सी गली में चली गई जहां गाड़ी अंदर तक नहीं जा सकती थी, तो मैंने ड्राइवर की मदद से व्हील चेयर बाहर निकलवाई और उससे कहा कि तुम मेरा यही इंतज़ार करो, मैं अभी आती हूँ। इस वक्त मैं अपनी नौकरानी के पीछे जाने के ख्याल से इतनी सोच में थी कि मुझे ये भी होश नहीं रहा कि कोई लगातार मेरे पीछे है। मेरा व्हील चेयर इलेक्ट्रिक था, इसलिए मैं बड़ी आसानी से अपनी नौकरानी के पीछे जा रही थी। वह अचानक एक गली में मुड़ गई थी और फिर मुझे वह नज़र ही ना आई। मैं परेशानी से उसे इधर उधर घूम फिर कर देखने लगी। उस वक्त 11 बज रहे थे और गलियां सुनसान थी, कोई बाहर नहीं था। अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो और मैंने चौंक कर पीछे देखा, मगर कोई नहीं था। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मुझे यहाँ इस तरह अकेले नहीं आना चाहिए था। मैं नौकरानी के पीछे काफ़ी अंदर तक आ गई थी और अब वापसी का रास्ता भी याद नहीं था। मैं अंदर से वापसी के रास्ते पर चलने लगी, मगर फिर यह एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे है और मेरा शक ठीक निकला। अचानक मुझे किसी ने धक्का दिया और मैं नीचे गिर गई। उसके बाद किसी ने मेरे मुंह पर कोई कपड़ा रखा जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई और मुझे कोई होश ना रहा। होश आया तो खुद को एक कमरे में देखा। मुझे सब याद आने लगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, किसी ने मुझे अगवा कर लिया है। ये सोचकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैं रोने लगी कि बैठे बैठे मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। मुझे उस नौकरानी के पीछे बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। ये सब मेरी पड़ोसन शाहीन की वजह से हुआ था। वही रोज़ मुझे आकर कहती थी कि उसे मेरी नौकरानी कुछ अजीब लगती है और मैंने भी उसकी बात पर यकीन कर लिया। अभी कुछ दिनों पहले की बात थी जब मैं नौकरानी से अपनी निगरानी में घर साफ करवा रही थी। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, नौकरानी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरी पड़ोसन थी जो 2 घर छोड़ कर रहती थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हो? तो कहने लगी, अपनी नौकरानी को किसी बहाने आगे पीछे करो, फिर बताती हूँ। मैंने अपनी नौकरानी से इशारे से बाहर गली की सफाई करने को कहा तो वह चली गई। उसके जाने के बाद मेरी पड़ोसन कहने लगी, मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार कहा है कि अपनी नौकरानी पर नज़र रखा करो, मगर तुम सुनती ही नहीं हो। तुम्हारी नौकरानी मुझे बहुत अजीब लगती है, तरह तरह की हरकतें करती है। रात को मैंने उसके कमरे की खिड़की से उसको बाहर जाते देखा था। ज़रूर ये किसी से मिलने गई होगी। पड़ोसन की बात सुनकर मैं तो परेशान हो गई थी कि अगर वह सच कह रही है तो फिर वाकई ये बड़ा मसला था। मेरी ये नौकरानी नहीं थी और मैं उसे ज़्यादा जानती भी नहीं थी, मगर वह शक्ल से मासूम लगती थी। मगर आज के ज़माने में किसी पर क्या भरोसा किया जा सकता था? इतने में बाहर से बातें करने की आवाज़ आई। मैंने दरवाजे से जाकर देखा तो बाहर उसी नौकरानी को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह जिसके साथ थी उस शख्स को देखकर मेरी सांसें रुक गई। वह तो समीर था। मुझे वहाँ कैद में सब कुछ याद आने लगा। मेरी बीती हुई ज़िंदगी, मेरा पति, सब याद आने लगा। मेरा नाम तानिया है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, घर की लाडली। और ना सिर्फ अपने रिश्तेदार मुझसे प्यार करते थे, बल्कि जो भी मुझे एक बार देख लेता वह दोबारा मुड़कर ज़रूर देखता था, क्योंकि मैं थी ही इतनी प्यारी कि नज़र ही नहीं हटती थी। भाई बहन तो कोई था नहीं, इसलिए माँ बाप का सारा लाड और प्यार मेरे हिस्से में आया। मैंने जैसे ही पढ़ाई पूरी की तो उन्हें मेरे रिश्ते की फ़िक्र पड़ गई। ख़ानदान और ख़ानदान से बाहर एक से एक बढ़कर रिश्ता मेरे लिए आया था, मगर मैं तो समीर से शादी करना चाहती थी। समीर से मेरी पहली मुलाकात बड़ी अजीब अंदाज में हुई थी। वैसे तो मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मगर उससे मुलाकात से पहले तक मुझे ये बात मालूम नहीं थी।
हुआ कुछ यूँ कि एक दिन ड्राइवर मुझे लेट लेने आया, तो मैंने सोचा कि बस से चली जाती हूँ। बस में एक लड़के ने बहाने से मुझे छुआ और छेड़ने लगा। मैंने गुस्से में आकर उस लड़के को थप्पड़ मारा। वह शायद कोई गुंडा था, इसलिए थप्पड़ खाकर सुकून से बैठने की बजाय मुझे मारने को दौड़ा। मगर पीछे से समीर आ गया। उसने उस लड़के की पिटाई की, बल्कि अपने सीट पर मुझे बैठने को कहा और खुद ने खड़े होकर सफ़र किया। उस वक्त मैंने पहली बार समीर को देखा था और मैं उसे पसंद करने लगी थी। फिर अगले दिन उसे यूनिवर्सिटी में देखकर मैं हैरान रह गई। मालूम हुआ कि मुझसे 1 साल सीनियर है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती हो गई। इसलिए जब मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरे लिए रिश्ते आए तो मैंने पापा को साफ कह दिया था कि मैं समीर से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन पापा न जाने क्योंकि समीर एक गरीब घर से था और मेरे पापा मेरी शादी अपने जैसे किसी अमीर ख़ानदान में करना चाहते थे। ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी और मेरी मंगनी ज़बरदस्ती अपने एक दोस्त के बेटे से तय कर दी। मैं बहुत रोई और चिल्लाई। समीर को पता चला तो उसने भी पापा की बहुत मिन्नतें की, मगर वह ना माने। अभी पापा को मनाने के लिए मैं कोशिश कर रही थी कि माँ और पापा का ख़तरनाक एक्सीडेंट हो गया और दोनों मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। उस वक्त मुझे समीर की बहुत ज़रूरत थी, मगर जाने वह कहाँ गायब था। उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने पापा की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए पापा के दोस्त के बेटे से शादी कर ली। मेरा पति अच्छा इंसान था, मगर कभी कभी उसकी आदतें मुझे बहुत अजीब लगती थी। मैं उसको समझ नहीं पा रही थी। कभी कभी वह मुझे अपने साथ बाहर ले जाता, दोस्तों से मिलवाता और खाना खिलाता, मगर कभी कभी यूँ अजनबी हो जाता कि जैसे जानता ही ना हो। मैंने समीर को भुलाकर अपने पति के साथ एक नई ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी थी, मगर शायद मेरे नसीब में अभी और आजमाइश बाकी थी। जब एक दिन मेरी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया। मैं बच तो गई, मगर मेरी दोनों टांगों से अपाहिज हो गई। मेरे पति का रवैया मुझसे बदलने लगा था। शायद अब उसको मेरे साथ शर्म आती थी, मगर वह कहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर लोगों में अब तुम्हें नहीं ले जा सकता, क्योंकि लोग बातें सुनाएंगे। और ऐसी बातें सुनकर मैं चुप हो जाती। फिर एक दिन पुरानी नौकरानी काम छोड़कर चली गई, तो मेरे पति एक और नौकरानी ले आए। मैंने जब उनसे नाम पूछा तो उसने इशारे से बताया कि वह बोल नहीं सकती। मेरा पति कहने लगे ये गूंगी है। मैं इसे इसलिए यहाँ ले आया हूँ कि ये बाहर जाकर किसी को भी नहीं बताएगी कि तुम अपाहिज हो। इस तरह मेरी तौहीन नहीं होगी। मुझे अपने पति की बात बहुत बुरी लगती, मगर मैं चुप रही। उसने अपने अहंकार में किसको भी नहीं बताया था कि उसकी बीवी अपाहिज हो गई है। कहता था तुम्हारा इलाज करवा लूँगा और जब तुम ठीक हो जाओगी फिर तुम पहले की तरह मेरे साथ बाहर जाया करना। मैं क्या कह सकती थी। मेरी सारी जिम्मेदारी भी उसी नौकरानी के सर पर थी। वह अपने हुलिये से नौकरानी नहीं लगती थी, मगर जाने ऐसा क्या था जो बेचारी यहाँ काम करने पर मजबूर थी। मुझे तो उस नौकरानी में कोई बुराई नज़र नहीं आती थी, मगर मेरी पड़ोसन जब भी आती मुझसे कहती कि उस नौकरानी को निकाल दो, मुझे ठीक नहीं लगता। मगर मैंने कभी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वह हर किसी पर शक करती रहती थी। लेकिन फिर मुझे भी एहसास हुआ कि शायद वह ठीक ही कह रही थी, क्योंकि रोज़ मुझे उस नौकरानी के कमरे से रोने की आवाज़ें आती थी। एक दिन जब मैंने उससे पूछा कि तुम रात को रोती क्यों हो, तो वह घबरा गई और इशारे से कहने लगी कि मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ और रो रो कर दुआ मांगती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ और बोलना शुरू कर दूँ। उसकी हालत ऐसी थी कि मुझे मानना पड़ा कि हो सकता है वह सच कह रही हो और रोने की वजह यही हो जो ये कह रही है। वैसे तो मैंने यकीन कर लिया था, मगर अंदर से जाने क्यों मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। इसलिए एक रात मैंने फैसला किया मैं इस कमरे में जाकर देखती हूँ। मैं तहज्जुद के वक्त उसके कमरे में गई और दरवाजे पर दस्तक दी तो उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर मुझे देखा। मैंने कमरे के अंदर जाना चाहा, मगर वह सामने से हटने को तैयार नहीं थी। मुझसे इशारे से कहने लगी कि मैं जाऊँ और उसे इबादत करने दूँ। मैं उल्टी हुई वापस आ गई। अगर वह इबादत करने में मसरूफ़ थी तो फिर उसके सर पर दुपट्टा क्यों नहीं था। मेरा पति तो मुझे उस नौकरानी के आसरे पर छोड़कर भूल गया था। उसकी बिजनेस मीटिंग्स ख़त्म ही नहीं होती थी और अक्सर वह घर से बाहर ही रहता था। एक दिन वह घर पर था तो मैंने उस नौकरानी के बारे में अपने शक का इजहार किया कि मुझे वह लड़की कुछ ठीक नहीं लगती। तो वह तसल्ली देते हुए कहने लगे कि वैसे तो वह अच्छी लड़की है, मेरी दोस्त के घर 1 साल से काम कर चुकी है, मगर फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कोई और नौकरानी तुम्हारे लिए तलाश कर लूँगा। मुझे इतना महसूस हुआ उस गूंगी नौकरानी की वजह से मुझे मुस्तकिल बेचैनी सी लग रही थी। सारा दिन मैं हंसी खुशी सारे घर के काम करती रहती थी, मगर रात होते ही उसके चेहरे पर उदासी छाने लगती थी। एक दिन मुझे कहने लगी बाजी मैं आपके पास ही सो जाऊं। वे बहुत अजीब गरीब लग रही थी, बहुत डरी हुई सहमी हुई सी थी। मैंने उसकी हालत देख कर कहा कि चलो सो जाओ मेरे पास। मैंने सोचा कि मौका अच्छा है, उससे पूछती हूँ
कि उसके कमरे में से रोने की आवाज़ क्यों आती है। मैंने उससे प्यार से पूछा तो गहरी सोच में डूब गई। ऐसे लगा कि जैसे वह मुझे बताने वाली है, मगर उस वक्त मुझे मेरे पति की कॉल आ गई तो वह चुप हो गई और हमारी बात बीच में ही रह गई। वह अपने पति से बात करने लगी तो वह चुप करके उठकर अपने कमरे में चली गई। हैरत मुझे तब हुई, उस दिन उसके कमरे में रोने की आवाज़ नहीं आई। मुझे अपनी नौकरानी का ये अंदाज़ा टेंशन में डाल रहा था, क्योंकि मेरी पड़ोसन मुस्तकिल मुझे समझाती रहती थी। एक दिन मुझे कहने लगी कि तुम्हारी नौकरानी को छत पर मैंने किसी से फ़ोन पर बात करते देखा था। उसकी बात पर मुझे यकीन नहीं आया, क्योंकि वह तो गूंगी थी और ऐसे कैसे हो सकता था कि वह फ़ोन पर किसी से बात करे। मैंने फिर भी अपनी तसल्ली के लिए उसको बाज़ार भेजा और उसके कमरे की तलाशी ली, मगर मुझे मोबाइल कहीं से ना मिला। शाहीन कहने लगी, तुम उसकी तलाशी लेना ज़रूर, उसने मोबाइल अपने लिबास में छुपा रखा होगा। मगर मुझे यह हरकत नामुनासिब लगी और वैसे भी मैं नहीं चाहती थी कि उसे मुझ पर शक हो कि मैं उसकी निगरानी कर रही हूँ, वरना हो सकता था कि वह काम छोड़कर चली जाती। उस पर जितना भी शक था, मगर वह मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखती थी, मेरे सारे काम वक्त और पाबंदी से करती थी और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी और मैं नहीं चाहती थी कि वह यहाँ से जाए। कभी कभी मुझे लगता था कि वह किसी मुसीबत में है और शायद मुश्किल में है, क्योंकि उसके कमरे से रोने की आवाज़ें मुझे अलग सुनाई देती थी। मैं परेशान रहती। मैंने शाहीन से इस बात का जिक्र किया तो वह मुझे कहने लगी, ऐसा करो, उस कमरे की दूसरी चाबी से किसी दिन कमरा खोल कर उसके कमरे पर छापा मार दो, सारे राज खुद खुल जाएंगे। मैंने उस कमरे की दूसरी चाबी बनवाई और रात का इंतज़ार करने लगी। रात के 12 बजे ही मैं अपनी व्हील चेयर पर उसके कमरे की तरफ गई और चाबी लगाकर उस कमरे का दरवाज़ा खोलने लगी। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी कि अंदर जाने क्या देखने को मिलेगा, मगर जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला तो मुझ पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसा तो कमरे में कुछ भी देखने को ना मिला। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर सो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद वह सो नहीं रही, बल्कि मुझे देख कर सो रही थी। बहरहाल मुझे कोई सुराग ना मिला और मैं वापस आ गई। वह शनिवार को 11 बजे मुझसे छुट्टी लेकर कहीं चली जाती थी और शाम को आती थी। उसका यह रूटीन पिछले 1 हफ्ते से जारी था और मुझे जब शाहीन ने बताया कि उसने नौकरानी को कमरे से रात को बाहर जाते देखा, तो मैंने फैसला कर लिया कि अब जो भी हो जाए उससे सारे मामले को मैं जान कर रहूँगी। मगर कई दिनों से मुझे खुद ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद मुश्किल में पड़ने वाली हूँ, क्योंकि ऐसा लगता था कि कोई हर लम्हा मेरा पीछा कर रहा है। और आज भी जब नौकरानी मुझसे छुट्टी लेकर घर से निकली तो मैं भी उसके पीछे पीछे घर से निकल गई, मगर उसका तो कुछ पता ही नहीं था। मैं खुद यहाँ कैद में आ गई थी, मगर क्यों, समीर ने मुझे क्यों यहाँ बंद किया था? और सब में क्या वह नौकरानी भी शामिल थी? शायद ऐसा ही था। मैं तो उस नौकरानी पर कितना यकीन करती थी और अपनी तरफ से मैं उसकी मदद करने के वास्ते उसके पीछे आई थी। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और समीर अंदर दाखिल हुआ। मुझे देखते ही कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम मुझे यहाँ देख कर हैरान हो रही हो और तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। मैं तुम्हारे सारे सवाल के जवाब दूंगा, मगर अभी नहीं, क्योंकि तुम मेरी किसी बात का यकीन नहीं करोगी। फिर उसने नौकरानी को अंदर बुलाया और कहने लगा, तुम जानना चाहती थी ना कि इस कमरे से रोने की आवाज़ क्यों आती थी? मैंने कहा, हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। तो वो कहने लगा, तुम ऐसा करना, आज रात इस कमरे में अपना मोबाइल रख देना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैं उस वक्त बहुत बुरी तरह उल्टी हुई थी। मेरी और उस नौकरानी की कहानी में समीर कहाँ से आ गया? नौकरानी का उससे क्या ताल्लुक था? वह दोनों साथ क्यों 2 साल बाद वे वापस मेरी ज़िंदगी में क्यों आ गया था? समीर कहने लगा, मुझ पर यकीन करो, बस आज रात वह करो जो मैंने कहा है, तुम्हें सुबह तक सारे जवाब मिल जाएंगे। उसके बाद मैं उस नौकरानी के साथ ही अपने घर वापस आ गई। मेरा दिल चाहा था कि काश मेरा पति यहाँ होता तो मैं उसे अपनी सारी मुश्किलें बताती, मगर वह यहाँ नहीं था। अब मुझे ही उस सारे राज से पर्दा उठाना था। और आज की रात ही घर आकर मैंने नौकरानी से पूछने की बहुत कोशिश की, मगर वह बेचारी कुछ ना कह पाई। काश वह गूंगी ना होती तो मुझे हकीकत जानने के लिए इतने पापड़ न पेलने पड़ते। अब यही हाल था कि मैं वही करती जिसका आइडिया मुझे समीर ने दिया था। मैंने रात होते ही अपने मोबाइल उस कमरे में रख दिया और कुछ सारी रात बेचैनी से गुजारी। सुबह होते ही नौकरानी मेरा मोबाइल मुझे दे गई। जब मैंने वीडियो देखनी शुरू की तो मेरी जान निकल गई। मैंने देखा कि 1 बजे के करीब एक शख्स चेहरे पर नकाब किए मेरे कमरे में दाखिल हुआ है। उसने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। मैंने ध्यान से देखा तो वह छोटी सी एक गुड़िया थी जिसने सफ़ेद सा पाउडर था। वह उस नौकरानी को दे रहा था। नौकरानी ने लेने से इनकार किया तो उस नकाबपोश ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और उसके हाथ में वह पकड़ा कर कुछ कहने लगा। मुझे वह आवाज़ बहुत मुश्किल से सुनाई दे रही थी। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे वह शख्स मेरा नाम ले रहा है, मगर वह कौन था
था और मेरा नाम क्यों ले रहा था? मैं इस नौकरानी को क्यों मार रहा था? अचानक वह वापस मारने लगा तो अचानक नौकरानी ने उसके चेहरे से नकाब खींच कर उतार दिया। उस शख्स की पीठ कैमरे की तरफ थी। उसने अपना नकाब उतर जाने पर एक बार फिर जोर से थप्पड़ मारा उस नौकरानी के चेहरे पर और उसे मारते हुए कहने लगा, तुम करना क्या चाह रही हो? जब तुम्हें पता है उस नकाब के पीछे मैं हूँ तो मेरा नकाब क्यों उतार रही हो? क्या वजह है? मैं उसकी आवाज़ सुनकर चौंकी। इसकी आवाज़ मुझे जानी पहचानी सी लगी। मैंने वीडियो को थोड़ा आगे करके उस अब का चेहरा देखा तो ये लगा कि मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा हो, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। जिससे उसका चेहरा मुझे नज़र आया वह कोई और नहीं, मेरा पति था। ये देखकर मेरे जिस्म से जैसे जान ही निकल गई। वह वीडियो में कह रहा था, ये जहर तुम्हें इसलिए दिया है कि मेरी बीवी को रोज़ खाने में मिला कर दिया करो, मगर तुम ये मेरा काम नहीं कर रही हो। अगर वे 1 महीने के अंदर अंदर नहीं मरी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को छोड़ूंगा नहीं। मोबाइल मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा था। ये सब क्या था? मेरा पति क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने समीर को फ़ोन करके घर बुलाया और कहा, अब बताओ तुम्हें ये सब कैसे पता? कहने लगा, 2 साल पहले मैं खुद गायब नहीं हुआ था, बल्कि मुझे गायब होने पर मजबूर कर दिया गया था। तुम्हारे पति ने ही मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं अपना शहर छोड़कर नहीं गया तो वह मेरे घर वालों पर ज़िंदगी ख़राब कर देगा। फिर तुम्हारे पापा ने भी मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल जाने को कहा तो मैं मायूस होकर चला गया। मगर मुझे पता चला कि तुम्हारे पति की नीयत अच्छी नहीं लग रही थी। मैं तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हो गया था। वापस आया तो पता चला कि उसका बिजनेस डूब चुका था और उसने उससे तुम्हारी दौलत के लिए शादी की थी ताकि अपने टूटते बिजनेस को संभाल सके। उसको तुमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी। मैंने उस पर नज़र रखनी शुरू की तो पता चला उसने ही तुम्हारे माँ और पापा का कार एक्सीडेंट करवाया था ताकि उनके जाने के बाद सारी दौलत तुम्हारे हिस्से में आ जाए और तुम्हारे ज़रिए उसको मिल जाए। जब सारी जायदाद कानूनी तौर पर तुम्हारे नाम हो गई तो उसने तुम्हारी जान लेने की भी कोशिश की, मगर तुम बच गई। फिर वह उस नौकरानी को यहाँ तुम्हारे लिए ले आया ताकि तुम्हें रोज़ खाने में जहर दे और जब ये काम करने से मना करती तो उसको मारता था। और ये बेचारी रोती थी, ये बेचारी मजबूर थी क्योंकि उसके घर वाले तुम्हारे पति के कब्जे में थे। उसे नौकरानी से मिला और मुझे सारी बात पता चली। तुम्हारी हिफाजत के लिए ही मैं तुम्हारे पीछे पीछे रहता था ताकि तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचे। फिर तुम्हें कल इसलिए किडनैप किया था ताकि तुम्हें मैं सच बता सकूं, क्योंकि अगर वैसे मैं तुमसे मिलने का कहता तो तुम यकीन न करती और ना ही मिलती, इसलिए कल वह सब करना पड़ा। नौकरानी ने हाँ में सर हिलाया कि समीर सच कह रहा है। मैंने उसी वक्त पुलिस को फ़ोन किया, उनको सबूत के तौर पर वीडियो दिखाई तो पुलिस ने उसकी तलाशी में छापे मारने शुरू कर दिए और कुछ ही दिनों में उसको गिरफ्तार कर लिया। मैंने उस पर केस कर दिया था ताकि उसको उसकी सज़ा मिले। समीर मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था और मैंने हाँ कर दी क्योंकि मैं जानती थी कि वह मेरे साथ मेरी दौलत की वजह से नहीं बल्कि प्यार की वजह से है। शादी करना चाहता है मुझसे। मेरे पति की अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी तो मैंने समीर से शादी कर ली। मुझे पूरा यकीन था कि आप सब कुछ मेरी ज़िंदगी में अच्छा ही होगा। धन्यवाद दोस्तों।